हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 मैथमेटिकल साइंस की पार्ट 1 का आंसर की प्रोवाइड करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट है उनको भी डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ऐसे भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्क्रीट मैट्रिक दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्यू स्टार कह रहा है इरेशनल नंबर है तो उसका इंटीरियर क्या होगा। तो क्यू स्टार का जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर ऑफ क्यू स्टार, जहाँ पर क्यू स्टार इरेशनल नंबर का सेट है तो इसका जो इंटीरियर है एम्प्टी सेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटीरियर जैसे दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रल का सिंबल है लेकिन थोड़ा सा सिमिलर है एम्प्टी सेट से, ठीक है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं या चाहें तो इसमें क्लेम भी कर सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है एम्प्टी सेट का वो नहीं है। तो या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और या तो फिर आप इसमें क्लेम कर सकते हैं कि एम्प्टी सेट का स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, लेकिन एम्प्टी सेट जैसे है तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। जो इसका यूनिट बॉल होगा वो स्क्वायर दिखेगा, वो साइड्स आर पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। ये इसका जो इंटीरियर होगा ये है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जो स्क्वायर दिया है ये यूनिट बॉल हो जाएगी इस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये मैट्रिक नहीं है बट स्यूडो मैट्रिक है। यहाँ पर डी ऑफ थीटा 1 थीटा 2 अगर 0 हो तो ये इम्प्लाई नहीं करेगा इन जनरल कि थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो जाए, इसलिए ये मैट्रिक नहीं हो सकता है। इनफैक्ट ये स्यूडो मैट्रिक है। इसके अलावा मैट्रिक की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं एफ की वो सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इनफैक्ट ये जो सेट है ये इक्वल है क्लोज इंटरवल 0 ओपन 1 के, और ये कनेक्टेड सेट है। इंटरवल हमेशा कनेक्टेड सेट होते हैं लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है और इसलिए ये कंपैक्ट नहीं हो सकता है। कंपैक्ट होने के लिए क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होना पड़ेगा और ये बाउंडेड तो है लेकिन क्लोज्ड नहीं होगा, इसलिए ये कंपैक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्यू सेट ऑफ रेशनल्स में जो कनेक्टेड सबसेट्स होते हैं वो सारे सिंगल्टन्स होते हैं। ऐसे सारे सेट जो 1 पॉइंट सेट है या सिंगल्टन है वही कनेक्टेड होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये सीरीज़ डाइवर्जेंट सीरीज़ है और इसका जो सम है वो
पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट यूज कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैंटर सेट एक अनकाउंटेबल सेट होता है जिसका मेज़र 0 होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है सी और डी सेपरेशन है, एक्स के ये सेपरेशन फॉर्म करते हैं और वाई कनेक्टेड सबसेट है एक्स का, तो या तो वाई इंटायरली सी में कंटेंट होगा और या तो इंटायरली डी में कंटेंट होगा, इसलिए वाई इंटरसेक्शन या तो सी वाई के बराबर हो जाएगा और या तो वाई इंटरसेक्शन डी करेंगे तो ये वाई के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पी बी ए नॉन एम्प्टी परफेक्ट सेट इन आर टू द पावर के, देन पी क्या होगा। पी अगर नॉन एम्प्टी परफेक्ट सेट है तो पी मस्ट बी अनकाउंटेबल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर है और जे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, मैपिंग डिफाइन है जे से ए में, किस टाइप से डिफाइन करें कि जो सेट ए है वो काउंटेबल हो जाए। तो हमें पता है कि ऐसे सारे सेट काउंटेबल होते हैं जिनके बीच में सेट ऑफ नेचुरल नंबर और जिन सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती है, ऐसे सारे सेट काउंटेबल सेट कहलाते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी मैपिंग बाइजेक्टिव मैप है, तो बाइजेक्टिव मैप ऑप्शन डी में जो मैप डिफाइन है वो बाइजेक्टिव मैप है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है वो क्लोज्ड और बाउंडेड है, ठीक है, इसलिए ये सेट कंपैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सेट एक दिया हुआ है ए, एक फाइनाइट सेट है सबसेट ऑफ आर, देन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज्ड रहता है और क्लोज सेट अगर है कोई सेट तो उसका क्लोज़र लेंगे तो सेम सेट ए आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें पता है कि कोई भी सेट होगा तो हमेशा अपने क्लोज़र का सबसेट होता है, ये इन जनरल ट्रू होता है, किसी भी सेट के लिए किसी भी स्पेस में ट्रू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इस पर्टिकुलर सेट के लिए करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी किसी भी स्पेस में किसी भी सेट के लिए करेक्ट है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को चाहे तो क्लेम कर सकते हैं जो ऑप्शन सी या डी में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट किया हो। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चूँकि यहाँ पर सीक्वेंस जो दिया है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर का दिया है, इसलिए 0 लेस दैन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्सन हो जाएगा, और लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्सन लेस दैन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन होता है। ये कहीं पर भी होल्ड करता है किसी भी सीक्वेंस के लिए, और लिमिट सुपीरियर यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए लिमिट एक्सन 0 को कन्वर्ज करेगी और लिमिट एक्सन अगर 0 को कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट ऑफ एक्सन स्क्वायर भी 0 को कन्वर्ज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जो
जनरल टर्म दिया हुआ है a टू द पावर log n दिया हुआ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर log n को लिख सकते हैं e टू द पावर log a की होल पावर log n, और इसे क्या हम लिख सकते हैं e टू द पावर log n की होल पावर log a, और ये किसके बराबर हो जाएगा, n टू द पावर log a के बराबर। तो जो सीरीज़ हमारी दी है वो एक्चुअली किस सीरीज़ के इक्वल हो जाएगी, सीरीज़ समेशन n टू द पावर log a के बराबर हो जाएगी। और n टू द पावर log a ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ जो log a है इसकी वैल्यू लेस दैन -1 रहे, या ये इम्प्लाई करेगा कि a लेस देन e टू द पावर -1 रहे, और e टू द पावर -1 1/e के बराबर हो जाएगा। तो a को लेस दैन 1/e रहना पड़ेगा, और चूँकि log a कब डिफाइंड है, log a डिफाइंड है जब a पॉजिटिव हो, इसलिए जो a के ऊपर कंडीशन हो जाएगी वो a इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1/e हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये फंक्शन f(x) = x² R डिफाइन है, इसलिए कंटिन्यूअस तो है लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर सी अगेन ट्रू है। ये कॉसी इनइक्वलिटी से आप डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। कॉसी इनइक्वलिटी का ये जो प्रूफ का एक पार्ट है कि इनइक्वलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाती है इफ़ एंड ओनली इफ़ जो अल्फ़ा और बीटा हैं दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर कह रहा है ई नॉन कॉम्पैक्ट सेट है, तो अगर नॉन कॉम्पैक्ट सेट है तो ई से एक ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि बाउंडेड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है कि जब x की वैल्यू रेशनल होगी तब इसकी जो लिमिट है वो 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर x कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है और f कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसकी जो इमेज है f(x) वो भी कम्पैक्ट होगी, और कम्पैक्ट होगी तो क्लोज्ड और बाउंडेड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर मैंने रैंक कैलकुलेट किया है। रैंक कैलकुलेट करने के लिए जस्ट डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है, और जो मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है वो नॉन जीरो आया है। अगर मेरा डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन सही है तो अगर इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी, और रैंक 3 हो गई तो डायमेंशन ऑफ u यानी कि नलिटी ऑफ a ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोनों का सम 3 होना चाहिए क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी तब करेक्ट होगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अगर मेरे कैलकुलेशन में गलती है, जो कि होने का चांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है और ए सबसेट है एक्स का, और x बिलोंग कर रहा है x पे, तो हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन सेट a एंड x इस तरीके से। और साथ में कंडीशन दिया है कि अगर सभी x जो भी कैपिटल X में है उनकी जो डिस्टेंस है a से वो 0 हो जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कि अगर डिस्टेंस सभी पॉइंट से a का जो डिस्टेंस है वो 0 हो रहा है तो a मस्ट बी अ डेंस सेट इन x। a को डेंस सेट
होना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए ऑप्शन अगर a इक्वल टू एक्स हो जाएगा तब भी जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी सभी पॉइंट्स के लिए, लेकिन डेंस से कहना ये थोड़ा सा लोअर कंडीशन है, ठीक है। a का क्लोज़र x के बराबर है, ना कि a x के बराबर है, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है और यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम r टू r इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर r। तो यहाँ पर S1 और S3 ये दोनों वेक्टर स्पेस बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है द स्पेस ऑफ CAB। तो इन जनरल जो CAB है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस स्केलर वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल AB। तो कुछ बुक कभी कभी इसको रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन कंसीडर करते हैं CAB के कलेक्शन में, और कुछ बुक कभी कभी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल कंसीडर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी और डी कभी भी करेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो CAB है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्केलर वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है। स्केलर वैल्यूड मतलब स्केलर मीन्स फील्ड के एलिमेंट, फील्ड यानी कि चाहे R रियल वैल्यूड और चाहे कॉम्प्लेक्स C वैल्यूड जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइन होंगे उनका कलेक्शन CAB रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर CAB को मेंशन कर देते हैं कि इसमें रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होंगे। तो दोनों स्पेस को CAB से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए A और C यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है ए सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस है whose एलिमेंट आर द डिजिट्स 0 and 1, जिसके एलिमेंट से या तो 0 है या तो 1 है। तो ए क्या होगा, ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, ए की जो कार्डिनलिटी है वो अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये जो सेट है ये अनकाउंटेबल होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। क्वेश्चन में सिग्नेचर जो है वो यूजुअली ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन में ही मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि किस स्पेस में पैरेललोग्राम रूल ट्रू होगा। तो किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये पैरेललोग्राम रूल ट्रू होता है, और यहाँ पर जो स्पेस मेंशन किए हैं उनमें से सिर्फ L2 यही एक इनर प्रोडक्ट है, इसके अलावा कोई भी इनर प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इसी स्पेस में पैरेललोग्राम रूल ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि ए आर्बिट्रेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो +-1 के बराबर हो सकता है, या तो +1 होगा या -1 होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर M22 कह रहा है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है 2x2 मैट्रिक्स का, और यहाँ पर इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन है, दो मैट्रिक्स ए बी है तो उनका इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन है। तो पर्टिकुलर अल्फ़ा बराबर ये मैट्रिक्स है और बीटा बराबर ये मैट्रिक्स है, तो इसके लिए इनके बीच में एंगल कितना होगा। तो हमें पता है कि एंगल क्या होता है, थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स इनर प्रोडक्ट विद अल्फ़ा एंड बीटा डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो जो वैल्यू है इनर प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ये आपकी 0 आ जाएगी। तो 0 आ जाएगी तो ये पूरा होल ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू 0 हो गई, और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2
2 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों एक्चुअली अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल एलिमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल π/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 में कह रहा है x कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है और y कंप्लीट सब स्पेस है x का, तो y क्या होगा, y क्लोज्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 - 2t आ जाएगा, और ये कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, सिर्फ t = 1/2 पर ज़ीरो होगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ t बिलोंग्स टू r। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंटर सेट पर बेस्ड है। कैंटर सेट नो एयर डेंस सेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में, क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये जो मैट्रिक्स दी है ऑप्शन नंबर डी में वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू LP स्पेस और सम p। ये एक सीक्वेंस होगा रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर p > 1, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और सीक्वेंस में क्या होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट टपल होते हैं। कोई भी सीक्वेंस, कोई भी एलिमेंट है तो इसको सीक्वेंस के टर्म में लिखेंगे, तो ये कैसे लिखेगा, x1 x2 x3 x4, ये इनफाइनाइट टर्म आएंगे, इनफाइनाइट टपल आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में बी और सी मेरे अकॉर्डिंग दोनों करेक्ट है, क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट टपल का भी मीनिंग सीक्वेंस ही है और सीक्वेंस का मीनिंग तो काउंटेबली इनफाइनाइट टपल होता ही है। तो बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछ रहा है ए की, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑप्शन नंबर बी में 5 दिया है और यही इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी। इनफैक्ट इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं 1, 1 एंड 5 हैं, ठीक है। तो इसमें जो लार्जेस्ट है वो 5 ही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था कि कैसे हम मैट्रिक्स से कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स का लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना उसकी सारे आइगन वैल्यू को कैलकुलेट किए हुए। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। वो आपको ट्रिक की तरह हेल्प करेगा जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें और थर्ड इक्वेशन को देखें तो दोनों में सब कुछ कॉमन है। x1 का कोफिशिएंट दोनों जगह 2 है, x2 का कोफिशिएंट दोनों जगह 3 है, x3 का कोफिशिएंट एक जगह 5 है और एक जगह लैम्डा है। तो अगर लैम्डा बराबर 5 हो जाए, लैम्डा बराबर 5 हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में बराबर हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड में एक में 9 दिया है और एक में म्यू दिया है। तो अगर म्यू की वैल्यू 9 के बराबर नहीं है तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल रहेगा और राइट हैंड साइड दोनों का अनइक्वल रहेगा। और अगर ऐसा केस है तो फिर दोनों जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अगर कंडीशन होल्ड करेगी तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 इस सीरीज़ का अगर सम निकालेंगे तो इसका जो टर्म है अगर वो देखेंगे यहाँ पर fn(x) दिया है x² / 1 + x² पावर n दिया हुआ है। तो जैसे ही हम देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसका जो कॉमन रेशियो है इनिशियल टर्म फर्स्ट टर्म a = x² हो जाएगा
और कॉमन रेशियो r इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इनफाइनाइट सीरीज़ है इसका जो, और r की वैल्यू आप देखेंगे तो लेस देन 1 भी है, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये लेस देन 1 भी हो जाएगा। और अगर इसका सम लेंगे तो सम लेंगे इस सीरीज़ का, तो इसका सम हो जाएगा a/1 माइनस r, और ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इस सीरीज का जो सम है वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे कंसीडर द अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पर ये अपर रीमान इंटीग्रल है और लोअर रीमान इंटीग्रल है। कह रहे फॉर सम पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन जो इन्फीमम है, इन्फीमम यानी कि इन्फीमम यू ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी और सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी, ये किस पार्टीशन के ऊपर हम इन्फीमम और सुप्रीमम को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में कह रहा है टेकन ओवर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, ये इनकरेक्ट है, हमारा फंक्शन फिक्स रहेगा, एफ ही रहेगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि इन्फीमम यू ऑफ पी एफ एंड सुप्रीमम एल ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी आर टेकन ओवर ऑल पार्टीशन। ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पार्टीशन, जितने भी पॉसिबल पार्टीशन हो सकते हैं उसके ऊपर सुप्रीमम और इन्फीमम हम लेते हैं, तभी हमें रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल मिलता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में कह रहा है कि सिर्फ जो पार्टीशन हम लेते हैं वो फाइनाइटली मैनी पार्टीशन पे कंसीडर करते हैं, इन्फीमम और सुप्रीमम, ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि काउंटेबली इनफाइनाइट पार्टीशन पे हम सुप्रीमम और इन्फीमम को कंसीडर करते हैं, जबकि हम पार्टीशन, जितने भी पॉसिबल पार्टीशन हो सकते हैं क्लोज इंटरवल ए बी की, उसमें हम इन्फीमम और सुप्रीमम कंसीडर करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें एक स्पेस दिया है x और एक सीक्वेंस दिया है xn 1/n। तो कह रहा है कि ये सीक्वेंस क्या होगा। तो ये सीक्वेंस ऑब्वियसली कॉसी सीक्वेंस होगा और ये 0 पर कन्वर्ज करेगा, लेकिन जो 0 एलिमेंट है इस कैपिटल X में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कन्वर्ज तो करेगा लेकिन लिमिट आउटसाइड ऑफ x हो जाएगी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस कॉसी तो है लेकिन ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लिमिट है वो लिमिट आउटसाइड ऑफ x है। इसलिए ये सीक्वेंस कॉसी है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये जो फंक्शन है 1/x इस ओपन इंटरवल 0-1 में कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि फॉर गिवन मैट्रिक्स ए, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए बी सी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 1। ए मैट्रिक्स की रैंक 1 हो जाए वो कब होगी। तो मैट्रिक्स ए की रैंक 1 होगी अगर ए बी और सी आपस में इक्वल हो जाए। अगर इक्वल हो जाएंगे तो तीनों जो रो हैं वो, तीनों जो कॉलम हैं वो आइडेंटिकल हो जाएंगे और इसलिए रैंक 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 में जो मेरा कैलकुलेशन है वो कह रहा है कि ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर क्या करना है, a माइनस लैम्डा टाइम्स i इक्वल टू 0 इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। और फिर जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा
की टर्म में आएगा, वहाँ लैम्डा की जगह ए रिप्लेस कर देना है। तो जो भी इक्वेशन मिलेगा तो अब देखेंगे कि वो इक्वेशन इन चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को भी क्लेम कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि लेट एक्स एन बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस विद इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट। और जो सीक्वेंस है लिमिट एक्स एन ये जो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो सीक्वेंस के पॉइंट्स है उससे हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए नाम दे रहे हैं। तो x के बारे में, स्मॉल x के बारे में पूछा है कि स्मॉल x से क्या होगा, स्मॉल x और कैपिटल A कैसे रिलेटेड होगा। तो स्मॉल x एक्चुअली इस सेट का एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन सी प्रॉब्लम में आंसर में समस्या है, किसी में एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट है और कुछ प्रॉब्लम में एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को क्लेम कर सकते हैं। ये पार्ट कंपलसरी पार्ट था। जो नेक्स्ट वीडियो जो ऑप्शनल पार्ट था, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए अलग अलग था, सेपरेट पार्ट था। तो उसके लिए हम सेकेंड वीडियो लेके आएंगे जल्द ही। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।